होंगे। अगर पॉसिबल है, अगर कोई आप में से माइक वगैरह ऑन करके कोई बता दे कि लास्ट सेशन में क्या होता है, क्योंकि जब मैंने लास्ट सेशन अटेंड करवाया, लास्ट ऑनलाइन सेशन, उसमें CSS पढ़ाई थी, उसके बाद एक फिज़िकल सेशन हुआ जिसमें पढ़ी थी। सो कोई अगर आप में से जिसने क्लास अटेंड की थी फिज़िकल और जावास्क्रिप्ट की, तो बता दें, कोई ओवरव्यू दे दें कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इफ़ एनीवन। सही, तो आई गेस किसी ने भी सेशन अटेंड नहीं किया था, या अगर किसी ने, आप में से किसी ने किया था तो बता दें। तो स्टार्टिंग करते हैं। हम, मैंने बुक शेयर कर दी थी ग्रुप में कि हम इस बुक से पढ़ रहे होंगे, एज स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। काफ़ी अच्छी बुक है, बिल्कुल डिटेल में एक एक टॉपिक समझाया गया होगा। और इसके बाद हर टॉपिक के, हर चैप्टर के एंड में, जैसे एक टॉपिक है अलर्ट्स का, उसके एंड में कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती है। सो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे लिंक पर, तो आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा एक URL पे। आगे आवाज़ आ रही है। और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको डिफरेंट एक्सरसाइज वगैरह दिख जाएंगी। तकरीबन हर चैप्टर की अराउंड 20 एक्सरसाइजेज होती हैं, तो इससे अच्छी काफ़ी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो स्टार्टिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट मेजरली अपना रोल प्ले करती है फंक्शनलिटी के लिए, तो काफ़ी बोरिंग समझ लें जावास्क्रिप्ट होगी, यानी लॉजिक बेस्ड ज़्यादा काम होगा। तो अगर किसी ने HTML CSS की क्लासेस नहीं भी ली, तो अगर डायरेक्ट वो जावास्क्रिप्ट पे आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का HTML CSS से फॉर द टाइम बिंग कोई इतना ताल्लुक नहीं है। सो स्टार्टिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आप सब लोग एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे app.js के नाम से। जैसे अगर HTML की फ़ाइल थी index.html, एक्सटेंशन हम यूज करते हैं .html के इंडेक्स में, और जावास्क्रिप्ट के लिए हम एक्सटेंशन यूज करते हैं .js की। सही। अब मसला ये है कि हम जब फंक्शनलिटी पे काम कर रहे होंगे तो हमें रिजल्ट या आउटपुट हमें कहीं ना कहीं चाहिए होगा। तो बजाय इसके कि हम कंसोल वगैरह पे जाएं, मैं स्टार्टिंग करता हूँ इस बुक के ही चैप्टर से, अलर्ट्स वगैरह से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही हो गया। सो अलर्ट्स ऐसा चैप्टर है, बिल्कुल ही आसान सा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अलर्ट्स में ये होता है कि आप जब कोई काम करते हैं, अलर्ट का सिंटैक्स ये है कि आप अलर्ट लिखेंगे और एक राउंड ब्रैकेट बना देंगे। राउंड ब्रैकेट हमेशा यूज़ होता है फंक्शंस के लिए, अगर आप सबने पढ़ा हो डिफरेंट C++ या जावा वगैरह। तो जावा स्क्रिप्ट तकरीबन सिमिलर है जावा के। तो जावा स्क्रिप्ट में ये है कि जब आप दो राउंड ब्रैकेट बनाते हैं इस तरह के, तो इट मीन्स ये एक फंक्शन है, ठीक है। आप फंक्शन के अंदर कुछ भी पास कर दें, आप लिखते हैं भाई दिस इज अलर्ट। अब जब आप आएंगे तो आपको ये एक पॉपअप सा दिख रहा होगा, जो कि इस पॉपअप को कहते हैं अलर्ट, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में यही था कि वो बता रहा है कि अलर्ट क्या है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आई गेस नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स फॉर नंबर्स, वेरिएबल्स नेम्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स इन सिंपल वर्ड्स ये है कि एक पॉपअप है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशंस। तो आप वार लिखकर कोई भी एक अल्फ़ाबेट या अल्फ़ान्यूमेरिक आप कोई भी नाम पास करते हैं। वार क्या होता है कि एक आपकी मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट कर देता है फॉर स्टोरेज, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया वेरिएबल नेम, ठीक है। अब क्या होगा कि मेमोरी में जाकर एक वेरिएबल क्रिएट होगा, एक जगह क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा नेम, और उसके अंदर वैल्यू में दे देता हूँ हादी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मेमोरी में हो जाएगा तो उसमें मेमोरी में जाके सेव होगा नेम, और उसकी वैल्यू हो जाएगी हादी हैदर।
इसी तरह वेरिएबल में कोई आपके पास कोई कैद नहीं है कि आप स्ट्रिंग पास करें, आप नंबर्स पास कर देंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि जब आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग्स कहलाएंगे, और अगर डायरेक्टली आप कोई नंबर्स लिख देंगे तो वो नंबर्स कहलाएगा, यानी स्ट्रिंग नहीं होगा, वो की डेटा टाइप हो जाएगी नंबर। ठीक है, सो आप वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी स्ट्रिंग या नंबर्स टाइप पास कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, आ जाते हैं नंबर, डेटा टाइप हो जाएगी नंबर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि लीगल और इलीगल के आप कौन कौन से वेरिएबल के नाम, ये जो आपने वेरिएबल का नेम लिखा है, कौन कौन से पास कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैंने होवर किया इसके ऊपर, तो ये बता भी रहा है कि इस नेम की डेटा टाइप यानी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और इस नंबर्स के नेम वेरिएबल की डेटा टाइप है नंबर। ठीक है, तो आपको इससे भी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। सो वेरिएबल के टॉपिक में लीगल और इलीगल कौन से हैं। लेट सपोज मैं लिखता हूँ 3 2, यानी मैं लिख देता हूँ 1 2 3 इज इक्वल्स टू इट्स अ नंबर, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। अब एरर क्या दे रहा है कि वेरिएबल डेक्लेरेशन एक्सपेक्टेड। इट मीन्स कि आप डायरेक्टली स्टार्टिंग नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल नेम की नंबर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलीगल डेटा, इलीगल वेरिएबल नेम, बिकॉज आप किसी भी वेरिएबल को स्टार्टिंग नहीं कर सकते नंबर से, वेरिएबल नेम को। इसके बाद आ जाते हैं कि मैं अंडरस्कोर से कोई नंबर शुरू कर रहा हूँ, यानी कोई भी, अब मैंने नंबर से पहले अंडरस्कोर लगा दिया लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा है। इट मीन्स ये एक लीगल डेटा टाइप है, वेरिएबल नेम है। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग किसी भी वेरिएबल नेम की नंबर से नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी अंडरस्कोर या किसी स्ट्रिंग से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं मैथ एक्सप्रेशंस, फैमिलियर ऑपरेटर्स। ठीक है, आप डिटेल में जाके हर चैप्टर के अंदर पढ़ लीजिएगा। मैंने हल्का फुल्का इससे पहले, सेशन से पहले पढ़ लिया था कि क्या क्या किस चैप्टर में है, तो आइडिया हुआ। सो मैं आ जाता हूँ मैथ एक्सप्रेशंस, फैमिलियर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो नॉर्मली मैथ्स में है वो भी वही जावास्क्रिप्ट में है कि प्लस माइनस में यहाँ पे वार ऐड इज इक्वल्स टू 2 + 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि ये ऐड कर देगा दो नंबर्स को। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और मैं यहाँ आ गया मल्टीप्लिकेशन, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इनका आउटपुट मुझे कहीं ना कहीं तो नजर आए। तो हमने फिर वक्त एक ही मेथड पढ़ा है कि हम कहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका आउटपुट, ये जो एडिशन का आउटपुट है, ये मुझे अलर्ट में मिल जाए किसी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ अलर्ट। पहले मैं स्ट्रिंग पास कर रहा था ना, अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग क्या होता है, अगर मैं लेट सपोज क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग के अंदर मैं आके कोई नाम लिख देता हूँ, तो मुझे तो ये मुझे डायरेक्टली स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। लेट सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐड, मुझे इसका जो मैंने 2 + 2 लिखा है इसका रिजल्ट मिले, तो मैं अगर इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी स्ट्रिंग के अंदर में आके मैं चाहूँगा ना कि रिजल्ट मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा, मुझे लिखा हुआ आ रहा है ऐड। तो इट मीन्स आप इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं किसी भी चीज़ का रिजल्ट टाइप कर सकते हैं। आपको गेट करना हो तो आप इन्वर्टेड कॉमास हटा दें और डायरेक्टली आप वेरिएबल का नाम टाइप करते हैं। अब मैं रिलोड करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, क्या आ रहा है, रिजल्ट 4। इसी तरह मैं सब्ट्रैक्ट का भी देख सकता हूँ। मैंने रिलोड किया और 2 - 2 0 हो जाएगा। इसी तरह आप हर किसी का भी देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद एक सेकंड ये वाला रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा। सही, तो आई गेस ऑपरेटर तो क्लियर हो गया होगा जिसने भी सवाल पूछा था। आई गेस कोई नाम बता दो। नहीं, अलर्ट के अंदर मतलब आप कैसे ऑपरेशन करा सकते हैं? अच्छा ठीक है,
सही सही। तो भाई अलर्ट में आप अलर्ट के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो वो मुझे एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज रिजल्ट दे देगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने रिलोड किया तो मुझे लिखा हुआ मिल रहा है सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर मुझे कोई वेरिएबल का रिजल्ट चाहिए कि भाई इस वेरिएबल ऐड के वेरिएबल का रिजल्ट मुझे यहाँ अलर्ट के अंदर चाहिए, तो मैं इन्वर्टेड कॉमास हटा दूंगा और मैं डायरेक्टली लिखूंगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब मैंने सब्ट्रैक्ट मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट। अब मैं आया और अब मैं रिलोड करूंगा तो इट मीन्स वो मुझे रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। तो इन सिंपल वर्ड लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं अपना नाम अलर्ट में शो करूँ, तो मैं लिखता हूँ var name इज इक्वल्स टू हादी। अब मैं क्या करूँगा, वेरिएबल नेम पास करना है ना, वेरिएबल नेम बिना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं पास करूँगा। अब मैं आया, अब मैं रिलोड करूँगा तो मुझे आउटपुट में मिल रहा है हादी। हादी क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है नेम, इसका इसकी जो वैल्यू है हादी है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा होगा अलर्ट के अंदर। आई गेस समझ आ गया होगा जिसने भी पूछा था। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। ठीक है, अब कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं कि लेट सपोज प्लस प्लस, प्लस इक्वल्स और माइनस इक्वल्स, माइनस माइनस। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स का आई गेस आप लोगों ने अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा होगा, अपने यूनिवर्सिटी वगैरह में या कॉलेजेस में, कि मैं लेट सपोज लिखता हूँ, मैं ऐड ऐड करना है, क्या करूँ कि भाई वन प्लस प्लस, वन प्लस प्लस मीन्स, इसका मतलब वन प्लस प्लस का मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि वन प्लस कर दो। तो डबल प्लस का मतलब होता है वन प्लस करना है किसी भी नंबर्स के अंदर। मैं लिख देता हूँ फाइव प्लस प्लस। फाइव प्लस प्लस का क्या मतलब होगा कि फाइव के अंदर वन प्लस कर दो। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस माइनस, तो इट मीन्स कि फाइव के अंदर से एक माइनस कर दो, वन माइनस। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग अलग करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। फाइव, लेट सपोज एक मैं लिख देता हूँ नंबर, नम के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लिख दिया फाइव। ठीक है, मैं आया, मैं लिखता हूँ कि ऐड करना है मुझे नम प्लस प्लस, यानी नम की जो वैल्यू होगी उसके अंदर वन प्लस हो जाए। प्लस प्लस का मतलब है एक इंक्रीमेंट हो जाए, ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। यानी किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर के बाद दो प्लस हो या दो माइनस हो तो उसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, और किसी भी नंबर से पहले अगर डबल प्लस हो तो इसे प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट। और मैं लेट सपोज मैं आया, मैंने लिखा, अच्छा आप एक ही वेरिएबल नेम से दूसरा वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो एरर एरर जनरेट कर देगा। बल्कि एरर जनरेट नहीं करेगा, जो लास्ट वाला होगा ना उसका रिजल्ट मुझे दे देगा आउटपुट में। लेट सपोज मैं लिखता हूँ अलर्ट और मैं लिखता हूँ ऐड। अब मुझे आउटपुट ये मिलेगा, अब मुझे आउटपुट में 7 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि नम की वैल्यू यहाँ पे हो गई प्लस वन यानी 6, इसके बाद यहाँ पर आया तो इसकी वैल्यू दोबारा प्लस हो गई 1, तो ये हो जाएगी 7। तो आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है 7। ठीक है, अब मैं आया, मैं लिखता हूँ var add प्लस इक्वल्स टू 3। सॉरी, let's suppose familiar operators. Okay, for the time being
इसको यहाँ रोक, मैं यहाँ लिखता हूँ var इज इक्वल्स टू num माइनस माइनस। तो अब num माइनस माइनस का क्या मतलब है कि वो ये जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करके और उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे शो करवा। तो मैं यहाँ के रिलोड करूँगा तो वो मुझे 7 इससे पहले जो वैल्यू थी नम की वो 7 हो गई थी, अब क्या हो गई 6, क्योंकि मैंने 1 माइनस कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्कैटिनेटिंग। कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब है? मैं यहाँ है, मैं चाह रहा हूँ अलर्ट, मैंने लिखा माय नेम इज। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसी स्ट्रिंग के अंदर मैं अपना नाम डायरेक्टली ना लिखूं, मैं चाह रहा हूँ इसको किसी के साथ मर्ज कर दूं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ प्लस आदि हैदर। अब ये जो बीच में मैंने प्लस लिखा ना, इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। अब कॉन्कैटिनेशन आप दो वेरिएबल्स के दरमियान में करवा दें या डायरेक्टली यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स के दरमियान करवाएं, कोई मसला नहीं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो मुझे रिजल्ट में मिलेगा माय नेम इज हादी हैदर बिना स्पेस के। तो मैं यहाँ आके स्पेस दे देता हूँ तो अब मुझे स्पेस भी बीच में मिल जाएगा। तो दो स्ट्रिंग्स को, दो वेरिएबल्स को आपस में मर्ज करवाने, यानी आपको ऐड करवाना है दो स्ट्रिंग्स को, ठीक है। वेरिएबल्स की भी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी और आप उन दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगाएंगे तो उसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 3+2 और 3+3 तो ये कॉन्कैटिनेशन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा एडिशन। क्यों? क्योंकि आप ये दो नंबर्स के बीच में एडिशन करवा रहे हैं, लेकिन दो स्ट्रिंग्स के बीच में आप प्लस लगा देंगे तो वो कॉन्कैटिनेशन कहलाएगा। आई गेस ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कॉन्कैटिनेशन का। अगर यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो पूछ ले, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रॉम्प्ट्स है। तो लेट्स सपोज आप लोगों ने HTML, जिसने HTML नहीं पढ़ी उनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट है प्रॉम्प्ट का। प्रॉम्प्ट क्या करता है कि बिल्कुल सिमिलर टू अलर्ट्स होता है। अलर्ट क्या करता है, आपके पास आउटपुट शो करता है, लेकिन प्रॉम्प्ट क्या करता है, आपके पास एक इनपुट शो करवा रहा होता है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट भी एक फंक्शन है तो मैंने 2 राउंड ब्रैकेट लिख दिए। अब मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ आया, ये मुझे कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे शो करवा रहा है। पहले में लिखा है मैसेज और दूसरे में लिखा है अंडरस्कोर डिफॉल्ट। अब इसका क्या मतलब है? मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अब मैं आता हूँ, मैंने रीलोड किया तो ये जो मैंने स्ट्रिंग पास की ना, तो इससे क्या हुआ कि ये एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहा है। प्रॉम्प्ट का काम क्या है, वो एक इनपुट फील्ड क्रिएट करता है। लेट सपोज मैं कोई स्ट्रिंग पास भी नहीं करूँ ना और मैं रीलोड करूँ तो मुझे ये सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा। इसका काम क्या है, मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, मैं ओके करूँगा, कोई मेरे पास रिजल्ट सेव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ आप बताएं मुझे कि व्हाट इज योर नेम, और मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ यूजर नेम करके, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये यूजर जब अपना नाम दे देना, मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर यूजर का नेम स्टोर हो जाए, तो क्या करे, वो एक अलर्ट शो करवा दे जिसमें लिखा हो योर नेम इज यूजर नेम, ठीक है। मैं आया, मैंने रिलोड किया, मैंने अपना नाम लिख दिया हादी हैदर। अब मुझे आउटपुट मिल रहा है योर नेम इज हादी हैदर। कैसे मिल रहा है हादी हैदर की वैल्यू? वो मुझे इस तरह मिल रही है कि वो जो इनपुट फील्ड थी उसका जो मैंने जो उस इनपुट फील्ड में डेटा एंटर किया, अपना नाम एंटर किया, वो स्टोर हो गया इस यूजर नेम नाम के वेरिएबल में, और मैंने इस यूजर नेम नाम के वेरिएबल को एक्सेस कर लिया अलर्ट में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इफ, एल्स और एल्स इफ। ये कंपैरिजन करवाता है, यानी कंडीशनल रेंडरिंग करवा रहा है। अगर लेट्स सपोज इस यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला या कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। आई गेस यहाँ पे आ जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ है, मैं लिखता हूँ वार
नम मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज एक वेरिएबल में मैंने लिखा num1 जिसकी वैल्यू है 12 और मैं दूसरा वेरिएबल लिखा हूँ num2 इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 15 की। मैंने लिखा इफ, यानी इफ का क्या मतलब है भाई, अगर उर्दू में कहते हैं अगर, तो भाई मैंने लिख दिया इफ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ num1 इज ग्रेटर देन num2। इसका क्या मतलब है कि num1 अगर ग्रेटर देन है num2 के तो वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आए, वरना ना आए। यानी मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा अलर्ट नंबर 1 इज ग्रेटर। ठीक है, इफ कंडीशन में मैंने लगाया कि अगर num1 बड़ा है num2 से तो ये अलर्ट मेरे पास शो हो जाए। अब देखते हैं कि ये शो होता है अलर्ट या नहीं। मैं रिलोड कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि num1 की वैल्यू है 12, num2 की वैल्यू है 15, तो ऑब्वियस सी बात है num1 12 बड़ा नहीं है 15 से। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर num1 की वैल्यू num2 से ग्रेटर नहीं है तो इसके बाद क्या हो, तो मैं लिख दिया एल्स, मैंने लिख दिया अलर्ट नंबर 2 इज ग्रेटर। अब मैं आऊँगा ना, पहले ये स्टेटमेंट समझाते तो फिर आउटपुट पे चलते हैं कि ये क्या कह रहा है कि अगर num1 ग्रेटर देन है num2 से तो ये अलर्ट वाली स्टेटमेंट चल जाए। लेकिन इस एल्स का क्या मतलब है कि ऊपर अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो ये यहाँ पर वाली कंडीशन रेंडर कर दे। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ये क्या कह रहा है कि भाई अगर num1 num2 से ग्रेटर हो तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाए, वरना, यानी एल्स का मतलब है वरना ये अलर्ट रेंडर कर दे। अब मैं आया, मैंने रिलोड किया, अब मेरे पास शो हो रहा है नंबर 2 इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि ये वाला चंक ऑफ पीस यानी चंक ऑफ कोड चला जो कि कह रहा है नंबर 2 इज ग्रेटर। एक और चीज होती है एल्स इफ करके, मैं लिखता हूँ एल्स, मैं एक और नंबर बना देता हूँ यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 70। अब मैं लिखता हूँ यहाँ के, मैंने लिखा एल्स इफ का क्या मतलब है, पहली कंडीशन, आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमेशा स्टार्ट होगी इफ से, इसके बाद अगर कोई आपको एक्सप्लिसिट कंडीशन देनी हो ना तो आप लगाते हैं एल्स और इफ, यानी एल्स इफ साथ में करके। और मैं लिखता हूँ num3 इज ग्रेटर देन num1, तो अलर्ट शो हो जाए नंबर 3 इज ग्रेटर। अब इसका क्या मतलब है कि अगर num1 ग्रेटर देन है num2 से तो ये वाला अलर्ट रेंडर हो जाए, अगर num3 ग्रेटर देन है num1 से तो ये वाला अलर्ट रेंडर हो जाए। अगर ऊपर की दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तो यहाँ पे आके ये थर्ड वाली चला दे, जो कि हमेशा चल सकती है अगर ऊपर की कोई कंडीशन ट्रू ना हो। तो मैं आया, मैंने रिलोड किया, तो अब मेरे पास शो हो रहा है नंबर 3 इज ग्रेटर देन, नंबर 3 इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि अब ये num3 है 17 ग्रेटर देन है 12 से, ऑब्वियस ही बात है, तो फिर ये अलर्ट रेंडर हो जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में आई गेस किसी को कोई इशू नहीं होगा। अगर किसी को कोई मसला है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। यार एक मसला आ रहा है, क्या चीज़? मैं जो कोड लिख रहा हूँ ना वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है लाइव सर्वर। क्या मसला आ रहा है, आप कोई दिखा सकते हैं, शेयर करते हैं, कोई मसला नहीं है। आप चैट पे टाइप कर दें, मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप ये देख। आई गेस आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे, एक आप सेकंड, कोड पेस्ट कर दें, चैट पे कोड मतलब पेस्ट कर दें। जो लाइव सर्वर की स्क्रीन है ना, जो मतलब लिंक है जिसपे खुलता है लाइव, वहाँ पे मतलब एज इट इज आ रहा है, तो मैं टैब पे लिख रहा हूँ VS कोड के। अच्छा, एज इट इज़ आ रहा है, तो आप, मैंने यही कहा ना कि आप स्ट्रिंग के अंदर, अगर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ अलर्ट, तो वो स्ट्रिंग के अंदर शो हो रहा है आपके पास इस तरह। आप अलर्ट लिखें और इस तरह आपके पास पॉपअप शो हो रहा है अलर्ट में। पॉपअप ही तो नहीं आ रहा, यही मसला है। अच्छा, आपने HTML में कनेक्ट किया है जावास्क्रिप्ट को? लेट्स नहीं, हमने, कनेक्ट नहीं किया। तो यही है, तो मैं बता देता लेट हूँ। आया अगर था, ठीक है। ओके ओके, अगर जिस तरह हम CSS में कनेक्ट करते थे, CSS को अपनी HTML से, वो क्या करते थे, हम लिंक के थ्रू कनेक्ट करते थे। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट को आपको अपनी HTML से कनेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट का टैग और
एक सोर्स पास करते हैं, एसआरसी यानी सोर्स। आप जिस तरह सीएसएस में href पास करते थे, जावास्क्रिप्ट में आपको सोर्स पास करना है, और सोर्स के अंदर आप अपनी फाइल का नाम दे दें और आपके पास ये कनेक्ट हो जाएगा आपका HTML। सेट चेक कीजिए अगर हो गया है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं टेस्टिंग सेट्स ऑफ यूनिट। इसके बाद आ जाते हैं एरेज। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, अगर साथ साथ कोई प्रैक्टिस कर रहा हो तो वो साथ साथ करते रहे तो ज़्यादा आसान होगा। एरेज के अंदर काफ़ी सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जिससे आप अपनी एरेज के साथ खेल सकते हैं, कोई एडिशन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं अपनी एरेज के अंदर। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ var array1, या मैं लिखता हूँ फ्रूट्स। मैंने लिखा फ्रूट्स। एरे डिफाइन होता है इन स्क्वायर ब्रैकेट से। आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ डिफाइन करेंगे वो एरे कहलाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया एप्पल ठीक है, मैंने 3 फ्रूट्स के नाम दे दिए। अब आप लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं आया, मैंने लिखा इनपुट। अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर मैं डायरेक्टली मैं चाह रहा हूँ कि भाई स्ट्रिंग के अंदर ये सारे वेरिएबल्स, एक लिस्ट चाहिए आपको एनिमल्स, किसी भी वेरिएबल की या किसी भी चीज़ की आपको लिस्ट चाहिए, तो आप लिस्ट डिफाइन करते हैं एरेज के अंदर। ठीक है, आप डायरेक्टली किसी भी मल्टीपल स्ट्रिंग्स तो नहीं बताएंगे। लेट्स सपोज आपके पास टू डूज है, टू डूज यानी आपके पास मल्टीपल टास्क है, तो आप मल्टीपल टास्क के लिए अलग अलग इनपुट वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये रहती है कि आप एक एरे डिफाइन कर लें। उस एरे के अंदर आप सारी अपने टू डूज या जो भी आपकी लिस्ट है वो डिफाइन कर दें, और उस एक ही वेरिएबल नेम के अंदर आपको वो पूरी लिस्ट एक्सेस हो जाएगी। लेट सपोज ये यहाँ पे मैंने जो डिफाइन की हुई है फ्रूट्स की एक एरे है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, एप्पल है, बनाना है, वाटरमेलन है, तो ये फ्रूट्स की लिस्ट है। अब इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं। पहले तो मैं आपको शो करवा देता हूँ कि ये लिस्ट शो कैसे होगी। लेट्स सपोज मैं डायरेक्टली लिखता हूँ फ्रूट्स। अब मैं अलर्ट पे आऊँगा, देखो मुझे रिजल्ट किस तरह मिल रहा है। मुझे रिजल्ट मिल रहा है डायरेक्टली कॉमास के अंदर एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स आए। एरेज के अंदर ये होता है कि आपके पास इंडेक्सेस होते हैं, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। अब इंडेक्स शुरू होते हैं 0 से, स्टार्टिंग विद 0, तो 0 1 2। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 0th इंडेक्स पे ये एप्पल है, ये मुझे यहाँ पे अलर्ट में शो हो, बाकी कोई भी बनाना या वाटरमेलन शो ना हो। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करूंगा और उसके अंदर मैंने लिख दिया 0। अब मेरे पास क्या होगा कि फ्रूट्स की एरे में से वो जीरोथ इंडेक्स क्या है, ये एप्पल, ये मुझे रिजल्ट में लाके दे देगा। मैंने अब रिलोड किया तो क्या आ रहा है मेरे पास, एप्पल। इसी तरह मैं 1 लिखूंगा तो फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स। अगर मैं 2 लिखूंगा सेकंड इंडेक्स आ जाएगा। अगर मैं 3 लिखूंगा तो क्या होगा, तो वो देख लेता है। तो ये मेरे पास शो हो रहा है अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि कोई भी थर्ड इंडेक्स पे नहीं है, तो वो अनडिफाइंड शो होगा, एरर शो नहीं होगा। आपसे इस तरह के क्वेश्चंस, क्विजेस वगैरह या इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट के मेनली, कि भाई अगर कोई ऐसा एरे का इंडेक्स आप एक्सेस करना चाह रहे हो जो कि एरे में डिफाइन ही नहीं है, तो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि अनडिफाइंड आएगा रिजल्ट, एरर नहीं आएगा। मैंने रिलोड के वाटरमेलन आ गया। अब आ जाते हैं फर्स्ट मेथड। इसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं। आप डिफरेंट चीज़ों को यानी डिफरेंट वेरिएबल्स, सॉरी डिफरेंट एरे वेरिएबल के साथ खेलना चाहते हो। लेट्स वेरिएबल के साथ एडिटिंग करना चाहते हो। लेट्स सपोज मैंने लिखा var। मैं चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मेरे पास मल्टीपल फ्रूट्स के नाम है, 3 फ्रूट्स के नाम है। मैं चाह रहा हूँ कि वाटरमेलन के बाद मेरे पास कोई एक और फ्रूट का नाम ऐड हो जाए, तो वो किस तरह होगा। मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा फ्रूट्स। अब मैंने लिखा फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स क्या है, वेरिएबल है जो कि एरे है। ठीक है, मैं
फ्रूट्स डॉट मैं लिखूंगा पॉप पुश। जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है कि आप एरे के आखिर में यानी जो लास्ट इंडेक्स आपका डिफाइन हुआ है उसके बाद अगर कोई वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया ग्रेप्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं यहाँ डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर रहा, मैं किसी ना किसी मेथड के थ्रू ग्रेप्स को इस फ्रूट्स की वेरिएबल में भेज दूँ यानी सेव करवा दूँ। तो किस तरह होगा, मैं लिखा फ्रूट्स डॉट पुश एक मेथड है यानी एक फंक्शन है जो कि इस फ्रूट्स की एरे में लास्ट में जाकर कुछ भी ऐड कर सकता है। अब क्या ऐड करेगा मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ग्रेप्स। अब क्या होगा कि अब फ्रूट्स की एरे के अंदर तीन एलिमेंट्स तीन वैल्यूज नहीं होंगी, तीन फ्रूट्स के नाम नहीं होंगे, बल्कि अब चौथा भी फ्रूट ऐड हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल से शो करूंगा, मैं बिफोर और आफ्टर करके शो कर देता हूँ। मैंने लिखा बिफोर एडिशन ऑफ द ग्रेप्स और मैंने लिख दिया आफ्टर से क्या होगा, ये मैं आया मैंने रिलोड किया, ठीक हो गया। अब मैं आया मैंने देख, अब मेरे पास बिफोर यानी पहले फ्रूट्स कौन कौन से थे, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। अब मैं ओके करके देख रहा हूँ आफ्टर में क्या है, एप्पल है, बनाना है, वाटरमेलन है और ग्रेप्स है साथ। ठीक है, ये ग्रेप्स कहाँ से आया, ये ग्रेप्स आया इस डॉट पुश के मेथड से। डॉट पुश का मेथड क्या करता है, ऐड any value at the last index of the array। ठीक है, आफ्टर एनी लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे वो आपकी वैल्यू को सेव कर देगा यानी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लास्ट में वेरिएबल स्टोर हुआ है अब इसकी जगह वो शुरू में यानी बिल्कुल बिगिनिंग में सेव हो। तो बिगिनिंग में किस तरह सेव हो सकता है, बिगिनिंग में आपका बल्कि लेट्स सपोज मैं आखिरी वेरिएबल को डिलीट करना चाह रहा हूँ, इस वाटरमेलन को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो वाटरमेलन को मैं डिलीट किस तरह करूँगा, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाटरमेलन है, इसको इस एरे से मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो इस एरे से रिमूव किस तरह कर सकता हूँ, मैंने लिखा फ्रूट्स मीन्स वेरिएबल का नेम है और मैं लिख देता हूँ पॉप का फंक्शन क्या करेगा, पॉप लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे रिमूव कर देगा। मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट पॉप। अब मैं लिखता हूँ अलर्ट, बल्कि यही कॉपी है, ठीक है। अब मैंने रिलोड किया, बिफोर में मेरे पास तीन फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। अब मैं आफ्टर में देख रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ दो फ्रूट्स हैं, एप्पल और बनाना। अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, अगर किसी को कोई मसला तो पूछ लें। तो अब तक हमने एरेज में दो मेथड्स पढ़े, डॉट पॉप और डॉट पुश। पुश क्या करता है, लास्ट में यानी एरे के लास्ट में एक स्ट्रिंग या जो भी आपकी वैल्यू है वो स्टोर कर देता है, और डॉट पॉप का मेथड लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे रिमूव कर देता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि अब बिगिनिंग में यानी मैं यहाँ पे ऐड लास्ट इंडेक्स, ये मैं कमेंट्स वगैरह इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जिसने ज्वाइन नहीं किया या आप लोगों की आसानी के लिए जब कोड गिटहब पर पुश हो तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पढ़ के और प्रॉपर्ली आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई मसला ना हो समझने में।
अब मैं आया, दो मेथड्स हैं, शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करते हैं कि आपको अपनी एरे में से, लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि एप्पल है, ये जो स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द एरे में ये जो एप्पल लिखा हुआ है ये रिमूव करना है मुझे। जिस तरह हमने डॉट पॉप के मेथड से लास्ट इंडेक्स को रिमूव किया था, अब मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स को रिमूव कर दूँ। तो ये किस तरह होगा? तो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है डॉट शिफ्ट। अब मैंने डॉट शिफ्ट लिखा। अब डॉट शिफ्ट का मेथड क्या करेगा कि जो फर्स्ट इंडेक्स है एरे में से वो रिमूव कर देगा। अब मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ, अब मैं आया, मैंने रिलोड किया। बिफोर में मेरे पास वही तीन फ्रूट्स के नाम आ रहे हैं, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। अब आफ्टर में मेरे पास आ रहे हैं बनाना और वाटरमेलन। अच्छा भाई, एप्पल कहाँ चला गया? एप्पल रिमूव हो गया, किसकी वजह से? डॉट शिफ्ट के मेथड की वजह से। डॉट शिफ्ट का मेथड क्या करता है? फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्स की, यानी ये जो एप्पल से पहले मैं चाह रहा हूँ कि ग्रेप्स नाम का एक फ्रूट ऐड हो जाए, तो वो किस तरह होगा? एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट का मेथड क्या करता है कि आपके फर्स्ट इंडेक्स से पहले जाके कोई एक वैल्यू को सेव कर देता है। मैं लिखा ग्रेप्स। अब मैंने ग्रेप्स लिखा, ठीक है। अब ये ग्रेप्स जाके ऐड हो जाएगा एप्पल से पहले, तो मुझे रिजल्ट में शो होना चाहिए एप्पल से पहले। मैंने रिलोड किया। बिफोर में मेरे पास तीन फ्रूट्स के नाम आ रहे हैं, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। मैं आया, अब आफ्टर में मेरे पास चार फ्रूट्स हो गए, जिसमें पहला हो गया ग्रेप्स, फिर एप्पल, बनाना और वाटरमेलन। तो डॉट अनशिफ्ट का मेथड क्या करता है? एड्स एनी वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ एरे। ठीक है, यहाँ तक हो गया एरे के कुछ मेथड्स। इसके बाद आ जाते हैं स्प्लाइस और स्लाइस पर। ठीक है, स्प्लाइस का मेथड क्या करता है कि इंसर्ट वन और मोर एलिमेंट्स एनीवेयर इन द एरे, और आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आया, मैंने लिखा फ्रूट्स। मैं चाह रहा हूँ कि यार हमारे पास दो मेथड तो हो गए ना। पुश से क्या होगा कि आखिरी में जाके कोई वैल्यू सेव हो जाएगी, और अनशिफ्ट से क्या होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में सेव हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार एप्पल के बाद जाके सेव हो, एप्पल और बनाना के बीच में जाके कोई वैल्यू सेव हो। तो इसके लिए कोई मेथड है? बिल्कुल है, इसके लिए स्प्लाइस का मेथड। स्प्लाइस क्या करता है, आपकी स्पेसिफिक जो आप इंडेक्स बताओगे उस मेथड को, तो वो वहां जाके आपकी वैल्यू को या तो ऐड कर देगा या तो वहां से रिमूव कर देगा। मैं लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस। अब मैं लिखता हूँ सेकंड इंडेक्स पे जाके, सेकंड इंडेक्स पे, बल्कि फर्स्ट इंडेक्स पे आए और जाके वैल्यू को सेव कर दे ग्रेप्स। मैंने रिलोड, अलर्ट आउटपुट दे दूँ। मैंने रिलोड किया, मेरे पास आ रहे हैं एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। और अब मेरे पास तो ये आ रहा है, अच्छा हाँ, स्प्लाइस में एक और कंडीशन ये भी है कि आप डिफाइन करते हैं कि कौन सी वैल्यू को आपको रिमूव भी करना है। यानी आप साथ में एक वैल्यू को ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई वैल्यू कौन सी रिमूव करनी है। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इंडेक्स को रिमूव कर दे और उसकी जगह पर ग्रेप्स को जाके पेस्ट कर दे। आप देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। बिफोर में एप्पल, बनाना, वाटरमेलन है, अब आफ्टर में आ रहा है एप्पल, ग्रेप्स और वाटरमेलन। तो भाई बनाना कहाँ गया? बनाना चला, रिमूव हो गया और उसकी जगह आ गया ग्रेप्स। तो स्प्लाइस का मेथड क्या करता है, किसी भी इंडेक्स को वो रिमूव करके उसकी जगह दूसरा इंडेक्स, यानी उसकी जगह दूसरी वैल्यू को पेस्ट कर देता है। तो पहले वैल्यू थी बनाना फर्स्ट इंडेक्स पे, लेकिन अब आके सेव हो जाएगी ग्रेप्स की वैल्यू। तो स्प्लाइस का मेथड क्या करता है, adds and remove the index। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं
स्लाइस हो गया। स्लाइस का मेथड क्या करता है, लिखा हुआ भी है कि टू कॉपी वन और मोर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इन एनी पोजीशन। तो आपका स्लाइस का मेथड सिर्फ कॉपी करेगा, कोई उसके अंदर एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स डॉट स्लाइस और यहाँ पे आ जाओ, वो लिख देगा। मैंने लिख दिया सेकंड इंडेक्स को, सेकंड इंडेक्स से लेकर थर्ड इंडेक्स तक कॉपी कर ले। फर्स्ट पैरामीटर में आएगा स्टार्टिंग इंडेक्स, यानी आप कहाँ से कॉपी करना शुरू करना चाहते हैं, और सेकंड पैरामीटर में आएगा लास्ट इंडेक्स, यानी आप कहाँ पर अपना जो कॉपीइंग का मेथड है वो कहाँ पर रोकना चाहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड इंडेक्स से, देखिए सेकंड इंडेक्स है भी, फर्स्ट इंडेक्स से कॉपी करना शुरू करें और आके सेकंड इंडेक्स पर रोक दे, यानी कॉपी क्या होगी, बनाना और वाटरमेलन की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल, किसी को कोई सवाल नहीं है, आई गेस। अच्छा, तो काफ़ी बोरिंग सेशन हो गया है। तो मेरी हमजा भाई से डिस्कशन हुई है, तो वो कह रहे हैं कि जो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वही कवर करवा दें, क्योंकि कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा और काफ़ी आवाम भी नहीं है। तो मेन मेन टॉपिक्स तो ये हैं कि फंक्शंस मेन है, डॉम और ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो मेन टॉपिक्स हैं। तो आई गेस लास्ट जब क्लास हो रही थी उसमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्लियर करवा दिए थे, जिसकी स्लाइड्स आप लोगों के पास भी मौजूद होगी। तो मैं आ जाता हूँ फंक्शंस पे। तो फंक्शंस में क्या होगा, जिन जो जो यार लोग इस ये स्लाइस वर्क कैसे करेगा? आपने क्या रन चीज़, करके नहीं देखा स्लाइस फंक्शन? स्लाइड्स को रन करके दिखा दो एक मिनट। नहीं मतलब रन, मैंने तो अलर्ट करके ही रन किया तो हो नहीं रहा था शायद। डायरेक्टली अलर्ट में आया है, इसको कॉपी मैंने रिलोड किया, उसकी कोई, मैंने रिलोड किया। बिफोर में मेरे पास पूरी एरे आ रही है। अब स्लाइस का मेथड क्या करता है, वो कॉपी करता है। तो मैंने लिख दिया कि फर्स्ट इंडेक्स से कॉपी करना शुरू करे और सेकंड इंडेक्स से पहले जाके ही रोक दे। यानी अब जो सेकंड पैरामीटर में आप डिफाइन करते हैं ना, लेट्स सपोज सेकंड इंडेक्स क्या है, वाटरमेलन। तो वो कह रहे हैं कि वाटरमेलन शामिल ना हो, लेकिन इससे पहले के जितने भी वेरिएबल्स हैं, सॉरी इंडेक्स नंबर्स हैं, उसको कॉपी कर ले। तो अब मैं आउटपुट में देख लेता हूँ कि कॉपी किया या नहीं किया। इसने पहले तो मुझे दे दी बिफोर में फ्रूट्स की पूरी एरे। अब मैं ओके करके देखता हूँ तो मेरे पास आ रहा है बनाना। बनाना कहाँ से आ रहा है, उसने कॉपी किया फर्स्ट इंडेक्स से और सेकंड इंडेक्स से पहले जितने वेरिएबल्स थे उस वहाँ पे रुक गया। लेट सपोज मैं लिखता हूँ जीरो इंडेक्स से शुरू करें, यानी एप्पल से कॉपी करना शुरू करें और सेक टू लिखा है, यानी सेकंड इंडेक्स से पहले पहले जितने भी इंडेक्सेस हैं उसको कॉपी कर ले। मैंने लिखा, अब बिफोर में मेरे पास एप्पल, बनाना, वाटरमेलन आ रहे हैं। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि दो इंडेक्स आए, यानी दो वैल्यूज आए, एप्पल और बनाना, वाटरमेलन ना आए। तो देख लेते हैं क्या आता है। बिल्कुल इसी तरह ही हुआ। एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो था कि एप्पल, बनाना, और बिल्कुल इसी हिसाब से रिजल्ट आया। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा जिसने पूछा ना। अच्छा,
तो फंक्शंस पे आ जाते हैं। अच्छा, फंक्शंस पे मूव करने से पहले मैं वेरिएबल्स के कुछ स्कोप्स वगैरह बता देता हूँ कि अच्छा, तो हमने सिर्फ अभी तक एक ही तरह का वेरिएबल पढ़ा है, यानी आप अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं var में, ठीक है। अब दो तरीका और है जिससे आप अपने वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं, अपने इनपुट्स को। लेट्स सपोज मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू आदि, ठीक है। अब मैंने var से डिफाइन किया, var क्या करेगा कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा, वेरिएबल को सेव कर देगा जिसका नाम है नेम। एक और तरीका है, आप कर सकते हैं लेट यूज। लेट भी वही काम करेगा, लेकिन उसकी कुछ और डिफरेंसेस है, वो मैं अभी बता देता हूँ डिटेल में। फिर लिखता हूँ कॉन्स्ट यानी कांस्टेंट में लिख देता हूँ कॉन्स्ट नेम वन नेम टू। अगर इस कॉन्सेप्ट के बीच में अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है कि वेरिएबल होस्टिंग क्या होती है। तो कि वार क्या करता है, वार आपका होता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप, तो आप इस वेरिएबल को आप कहीं पे भी डिफाइन कर देना तो आपके पास ये वेरिएबल ग्लोबली एक्सेस होगा। लेट क्या करता है, वो आपके ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है। और एक और कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट आपकी जो भी, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। मैंने लिखा नेम जो हादी था ना, मैं चाह रहा हूँ इसकी जगह रिप्लेस हो जाए हैदर। ये इसको इग्नोर कीजिएगा जो स्ट्राइक हुआ है। इसमें क्या होगा कि नेम, अब पहले नाम था हादी और अब नेम को मैंने अपडेट कर दिया, हैदर कर दिया, ठीक है। मैं आउटपुट में शो करवा देता हूँ आपको। हाँ, हादी आपका माइक म्यूट है। जी सही। तो अब मेरे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि बिफोर में मेरे पास हादी आया और आफ्टर में हैदर लिखा हुआ आ रहा है। बिफोर में मेरे पास हादी आ रहा है और आफ्टर में हैदर लिखा हुआ है एज एक्सपेक्टेड। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नेम टू है ना, इसको भी मैं इसी तरह अपडेट करूँ जिस तरह मैंने नेम को किया था। मैं लिखता हूँ नेम टू इज इक्वल टू हैदर। अब देखना क्या आता है, ठीक है। मैंने लिखा नेम टू, मैं आया, मैंने लिखा नेम टू। मैंने रिलोड किया, मेरे पास बिफोर में हादी आ रहा है, आफ्टर में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कि कॉन्स्ट क्या करता है कि कॉन्स्ट कांस्टेंट है, यानी उसको आप अपडेट कभी भी नहीं कर सकते। जिस तरह आप वेरिएबल्स और लेट को आप अपडेट कर सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त भी, लेकिन कांस्टेंट जब आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो वो उसको आप कभी भी रिप्लेस यानी अपडेट नहीं कर सकते डायरेक्टली बाय डिफाइनिंग दी वेरिएबल नेम। सही, तो ये हो गए स्कोप ऑफ दी वेरिएबल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शंस पे। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि बीच में हमें छोड़ने पड़े हैं, जैसे मैंने लूप्स वगैरह का टॉपिक छोड़ दिया। राउंडिंग नंबर्स, जिसमें काफ़ी सारे मेथड है, मैथ डॉट राउंड्स, डिफरेंट रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए मैथ डॉट रैंडम नाम का एक फंक्शन है जिससे आप रैंडम नंबर्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंट फंक्शंस और प्री डिफाइंड आपको मेथड्स वगैरह के बारे में बता रहे हैं इन टॉपिक्स में। इसके बाद ये जो मेन टॉपिक्स है फंक्शंस, स्विचेस, फिर लूप्स में वाइल लूप्स, डू वाइल लूप, ठीक है, इसमें हम आ जाते हैं, ठीक है। फंक्शन मैंने यहाँ पे आया, मैं आपको थोड़ी बहुत थ्योरी अगर
पढ़ के बता दूं तो भी ठीक है। आपने जिस तरह पढ़ा होगा कि आप फंक्शंस को डिफाइन किस तरह कर रहे होते हैं, तो फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं बाय डिफाइनिंग दी नेम फंक्शन। स्टार्टिंग करते हैं आप फंक्शन से। अब फंक्शन कीवर्ड के बाद आप लिखेंगे फंक्शन का नेम, जो भी आपको नेम देना है। सपोज मैं लिखता हूँ डमी, और उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। मैंने राउंड ब्रैकेट दिया और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब ये एक फंक्शन बन गया। फंक्शन क्या मतलब, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। किसी को कोई मसला हो तो पूछ ले। किसी को कोई मसला नहीं है गैस, सही। सो फंक्शन स्टार्टिंग होती है फंक्शन के कीवर्ड से। इसके बाद आप वेरिएबल फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं, और इसके बाद मैं फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने लिखा var नेम इज इक्वल्स टू हादी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलर्ट हाद नेम, सॉरी, ठीक है। अब मेरे पास आउटपुट में एक्सपेक्टेड क्या है कि भाई अलर्ट में नेम शो होना चाहिए, लेकिन क्या होता है रिजल्ट में देखते हैं कुछ भी शो नहीं हो रहा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तीन चीज होती हैं कि आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद होती है फंक्शन डेक्लेरेशन, और इसके बाद होती है फंक्शन कॉलिंग या फंक्शन कॉल। तो डिफाइन आप करते हैं फंक्शन का नाम देकर, जो कि हमने कर लिया। फंक्शन डिक्लेरेशन यानी फंक्शन के अंदर जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है फंक्शन की बॉडी के अंदर, वो लिख देते हैं। फंक्शन कॉल यानी जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, जितना भी फंक्शन के अंदर आपने काम किया वो वेस्ट है, यानी किसी भी काम का नहीं आपने, क्योंकि उसको कॉल ही नहीं किया, वो किसी भी यूज में नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ डमी, और मैंने राउंड ब्रैकेट दे दिया। इस सिंटेक्स से क्या होगा, ये फंक्शन हो जाएगा कॉल। अब फंक्शन कॉल होगा तो मेरे पास एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। एक्शन क्या परफॉर्म होगा कि एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा, वेरिएबल नेम होगा नेम, और उसकी वैल्यू होगी हादी, और अलर्ट में ये हादी प्रिंट होना चाहिए। मैं आया, मैंने रिलोड किया, और बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड हादी प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक तो आई गेस फंक्शन क्लियर होगा। इसके बाद फंक्शन पासिंग। अच्छा, फंक्शन में डेटा पास करना है। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इस फंक्शन के अंदर डेटा कुछ भी नहीं सेव करूँ। मैं चाह रहा हूँ यूजर से इनपुट लूँ डेटा, और इस डमी फंक्शन के अंदर जाके रेंडर कर दूँ। तो इस ये क्या होगा, लेट सपोज मैं आया, मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा var यूजर नेम इज इक्वल टू, हमने इनपुट के लिए एक मेथड पढ़ा था, एक फंक्शन पढ़ा था प्रॉम्प्ट के नाम से। मैंने लिख दिया, मैंने लिख किया एंटर योर नेम, ठीक है। यूजर अपना नाम एंटर करेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूजर अपना नाम एंटर करे ना, तो इस अलर्ट के अंदर शो हो जाए। तो कैसे शो होगा, मैं डायरेक्टली इस यूजर नेम को यहाँ पे पास करूंगा तो मेरे पास रेंडर नहीं होगा। लेट सपोज मैं करके भी दिखा देता हूँ। मेरे पास आ रहा है, मैं लिखा हादी, सॉरी मैंने इसको यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप लोगों को पता चलिए कि वार डिफाइंड था। वार का मतलब क्या है, ग्लोबल स्कोप, यानी हर जगह आपको एक्सेसिबल होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ, मैंने लिखा कॉन्स्ट यूजर नेम। अब मैंने लिखा हादी, यहाँ पे रेंडर हो रहा है क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक सैंपल करके दिखाता हूँ। लिखता हूँ नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए फंक्शन कॉल के। फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूँ ना, तो मैंने उस राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पास कर दी है। जैसे मैंने अपना नाम पास कर दिया। अब इस नाम पास करने से क्या होगा, ये जो नेम है ये मुझे एक्सेसिबल होगा इस फंक्शन के अंदर डायरेक्टली,
ठीक है। आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप डायरेक्टली फाइल के अंदर जाकर वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस नहीं करवाना चाहते, आप सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे या तो वैल्यू पास करते हैं या तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करवा दें वेरिएबल के नाम से। ठीक है, लेट सपोज अब मैं यहाँ आया, मैंने लिखा हादी। अब मुझे इस फंक्शन के अंदर हादी की वैल्यू, हादी लिखा हुआ एक्सेस होना चाहिए। तो वो किस तरह होगा, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं आया जो कि लेता है आपसे कुछ पैरामीटर्स। अगर मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं आके मैं लिखता हूँ यूजर नेम, तो वो मुझे एरर देगा कि भाई के यूजर नेम नाम का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, मैं रिलोड भी कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन मैं यहाँ कंसोल में आऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। मैं जूम करके दिखा दूँ कि यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यूजर नेम डिफाइन नहीं है, तो कैसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस वेरिएबल इस नेम को। तो जब फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो ना, फंक्शन नेम लिख रहे हो, उसके साथ राउंड ब्रैकेट के अंदर आप डिफरेंट पैरामीटर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यूजर नेम। अब ये यूजर नेम जो मैंने लिखा है ना, वो एक्सेस कर रहा है इस आर्ग्यूमेंट को, इस पैरामीटर को जो कि हादी है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं पेज को रिलोड करूंगा तो मेरे पास अलर्ट में शो हो रहा है हादी। वो किस तरह शो हो रहा है, जब मैंने फंक्शन को कॉल किया ना, तो उसके अंदर मैंने अपना नाम पास कर दिया। अब मैंने अपना नाम पास किया, तो जब फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं ना, तो कुछ पैरामीटर्स पास कर देते हैं जिससे आपको कुछ वैल्यूज आपके फंक्शन के अंदर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू इस कॉन्सेप्ट में कि फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर्स किस तरह पास करते हैं, अगर कोई इशू हो तो पूछ ले। आई गेस नहीं है किसी को कोई मसला, सबके इश्यूज क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं फंक्शन पासिंग बैक डेटा फ्रॉम देम। आप फंक्शन से अपना डेटा किस तरह लेते हैं तो वो देख लेते हैं किस तरह। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे अलग बना दूँ, फंक्शंस आ जाता हूँ। Ways to कमेंटिंग करूँ ताकि इसके बाद पढ़ने में आसानी हो। कोड मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ कि पास डेटा बैक फ्रॉम फंक्शंस। मैंने लिखा फंक्शन एट नेम, मैंने लिखा var यूजर नेम इज इक्वल्स टू मैंने लिखा गेट नेम। अब मैंने एक फंक्शन बनाया बिल्कुल सिंपल सा, जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया लेट्स। लेट का भी यूज करके दिखा देता हूँ। हमने वार और कॉन्स तो यूज कर लिया, लेट की भी एग्जांपल हो जाएगी यहाँ पे क्लियर। ठीक है, तो मैंने एक लेट यानी एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसका नाम रख दिया यूजर नेम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अगर मैं आके रिलोड भी करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा पेज पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन ये यूजर नेम मुझे यहाँ कहीं एक्सेसिबल हो। मैं यहाँ अगर मैं यहाँ अगर मैं अलर्ट टाइप करूँ तो मुझे ये वाला यूजर नेम एक्सेसिबल हो। वो किस तरह होगा, मैं आया, मैंने लिखा रिटर्न। रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है, फंक्शन
आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में डेटा भेजेगा। यानी मैंने जब फंक्शन को कॉल किया ना, ठीक है, मैं फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहा हूँ और इस फंक्शन के कॉल को मैं यहाँ पे सेव करवा रहा हूँ, फंक्शन कॉल। ठीक है, मैंने लिख दिया फंक्शन कॉल और मैं यहाँ अलर्ट में लिख दिया फंक्शन कॉल लिख दिया। ठीक है, इस मेथड में अगर किसी को कंफ्यूजन, आई गेस किसी को नहीं होगी, मैंने फंक्शन कॉल के नाम, फंक्शन कॉल का जो वेरिएबल है उसको मैंने अलर्ट करवा लिया। मैं आके रीलोड करता हूँ, लेकिन कुछ भी डेटा नहीं मिल रहा मुझे, अनडिफाइंड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। फंक्शन से मुझे वापस कुछ डेटा भी चाहिए। जब मैं फंक्शन को कोई चीज़ दे रहा हूँ तो वापस भी तो मिलनी चाहिए ना। तो मैं लिखता हूँ रिटर्न। रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है? फंक्शन से कुछ ना कुछ डेटा मुझे वापस मिल रहा होगा। मैं लिखता हूँ यूजर नेम। अब ये क्या करेगा? रिटर्न का कीवर्ड इस यूजर नेम को फंक्शन से वापस बाहर भेज देगा। तो जब फंक्शन से इस गेट नेम फंक्शन से मुझे कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा तो वो सेव मैं करवा रहा हूँ फंक्शन कॉल नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैं आता हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि हादी हैदर अलर्ट में शो होना चाहिए। मैंने और मेरे पास शो हो रहा है हादी हैदर। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन से कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही थी। वो क्या रिटर्न हो रही थी? वो हो रही थी हादी हैदर नाम का वेरिएबल जो कि यूजर नेम था, और मैंने यहाँ पे आके सेव करवा लिया था फंक्शन कॉल में। अगर इस फंक्शंस के टॉपिक में कोई चीज़ मुश्किल लगी हो तो पूछ लें। 3 चीज़ें हैं फंक्शन में। आप पैरामीटर किस तरह पास करते हैं, फंक्शन से रिटर्न में डेटा कैसे मिलता है आपको। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई इशू, आई गेस सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं फंक्शंस के। ठीक हो गया। फंक्शंस ग्लोबल और लोकल स्कोप हमने वेरिएबल्स में भी पढ़ लिया था, तो बिल्कुल सेम एज इट इज फंक्शंस में भी होगा ग्लोबल और लोकल स्कोप। अच्छा, इसके बाद कुछ होते हैं इवेंट्स। ठीक है, अब इवेंट्स, लेट्स सपोज आप कहेंगे भाई कि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ क्यों रहे हैं, हमने HTML CSS पढ़ी, अब उसके उस HTML CSS के अंदर हम कुछ ना कुछ इंटरेक्टिविटी लाना चाहते हैं। तो मैं आपको लेट्स सपोज यहाँ पे परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ एग्जांपल। मैंने लिखा इनपुट मैंने लिख दिया बटन। एक बटन मेरे पास शो हो रहा है, क्लिक करने पे कुछ नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं चाह रहा हूँ यार इस बटन पे जब क्लिक हो ना तो मेरे पास एक अलर्ट शो हो जाए, यानी एक पॉपअप शो हो जाए। तो वो किस तरह होगा? मैं यहाँ पे आया इवेंट्स बटन पे, तो इवेंट्स बटन का मतलब क्या है? कोई भी एक्शन परफॉर्म होना। मैं यहाँ पे दिस इज अ बटन पे क्लिक किए जा रहा हूँ, जितनी बार भी कर लूँ इनफाइनाइट टाइम तो कुछ नहीं होगा। तो वो किस तरह? लेट्स सपोज मैं आपको एक फंक्शन डिक्लेयर करना है। मैं लिख देता हूँ इवेंट्स बटन। मैं आया, मैंने लिखा एक फंक्शन बनाया, फंक्शन शो पॉपअप के नाम से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया अलर्ट दी ड्यूरिंग। ठीक है, अब एक अलर्ट शो हो रहा है जो कि एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया जिसका काम क्या है कि एक पॉपअप यानी अलर्ट शो करे। अब मैं आया, मैंने रीलोड किया, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई अलर्ट शो नहीं हो रहा। बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक है, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं करना चाह रहा। मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर दूंगा तो वो पॉपअप डायरेक्टली मुझे शो कर देगा। ठीक है, ये शो कर रहा है, लेकिन जो मेरा मकसद है कि इस बटन के क्लिक पर हो तो वो तो पूरा नहीं हो रहा। तो इसके लिए HTML में एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक के नाम से।
ऑन क्लिक का क्या, ऑन क्लिक का काम क्या है कि वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा कि जब किसी चीज पर यानी बटन पर क्लिक हो, इस बटन पर क्लिक हो तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो। तो वो किस तरह होगा, मैंने यहाँ पर एक शो पॉपअप नाम का एक फंक्शन बनाया था, मैं चाह रहा हूँ कि वो शो पॉपअप नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। मैंने लिखा शो पॉपअप, अब मैं आया, मैंने क्लिक किया, अभी कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ सिंटैक्स का इशू है। तो सिंटैक्स के इशू को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, ओ मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं डिफाइन किया, सॉरी। जब मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, अब ऑन क्लिक वर्क करना चाहिए, ठीक है। रिलोड कर रहा हूँ, पॉपअप डायरेक्टली शो नहीं हो रहा। अब मैं ऑन क्लिक किया यानी बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास एक पॉपअप यानी एक अलर्ट शो हो गया, ठीक है। अब मैं जितनी बार भी क्लिक करता रहूंगा मेरे पास अलर्ट शो होता रहेगा, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमने बटन्स पे इंटरेक्टिविटी लाने के लिए ये कर लिया। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ यार कि बटन पे क्लास नहीं देनी है, ऑन क्लिक। बटन पे क्लास, अच्छा यार ऑन क्लासेस क्लिक हम, क्लास नहीं है क्या? नहीं, ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है। आप टैग नेम के साथ जितने भी नेम यानी जितना भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे होंगे यानी ऑन क्लिक क्लासेस, ये होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ऑन क्लिक है एट्रीब्यूट। ऑन क्लिक करता क्या है कि किसी भी बटन पे क्लिक हो तब वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करे। क्या परफॉर्म करेगा वो आपकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया था जो कि app.js में है। यहाँ पे आई गेस क्लियर होगा आपको जिसने भी पूछा था। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद क्या टॉपिक है, इवेंट्स। इवेंट्स फंक्शन हो गया, सॉरी इवेंट्स बटन हो गया, इवेंट्स माउस बटन। ओह लिंक मैंने मिस कर दिया। लिंक क्या करेगा, आपको किसी भी लिंक पर एक्शन परफॉर्म करवा देगा, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, मैं दिखा भी देता हूँ। ऑन ऑन क्लिक, बटन वाला, हाँ बटन वाला। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं रिलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक बटन है, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये इस बटन पे क्लिक करूँ ना तो मेरे पास एक पॉपअप शो हो यानी एक अलर्ट शो हो। तो वो किस तरह होगा, तो वो शो होता है, एक एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक के नाम से, ठीक है। ऑन क्लिक आप डिफाइन करेंगे, अब उसके अंदर आप कोई ना कोई फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं ये फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ जो कि मैंने बनाया है शो पॉपअप के नाम से, और जिसके अंदर जिसका काम क्या है कि जो अलर्ट शो करवा देगा। तो मैंने वही फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया। मैं यहाँ पे रिलोड कर रहा हूँ पेज, मैंने बटन पे क्लिक किया और मेरे पास पॉपअप शो हो गया। तो ऑन क्लिक मेन क्या है, ऑन क्लिक का काम है कि जब भी किसी बटन पे क्लिक हो तो वो एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉमेंट दे देता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई प्रैक्टिस कर रहा है, अपने पास साथ साथ काम कर रहा है, तो वो जब तक अपने पास एक बार कोई ना कोई किसी दूसरे तरीके का एक्शन परफॉर्म कर ले ना, प्रॉम्प्ट शो करवा ले, तो वो इसके बाद आ जाते हैं कुछ माउस के इवेंट्स हैं। माउस मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या, मैं चाह रहा हूँ इस बटन पे मैं होवर करूँ ना, यानी हल्का सा इसके बटन के ऊपर माउस का कर्सर लाऊं तो अलर्ट मेरे पास शो हो। तो वो किस तरह होगा, मैंने लिखा एक एट्रीब्यूट है जिस तरह ऑन क्लिक था, ऑन माउस ओवर,
ऑन माउस ओवर का काम क्या है कि जब भी इस टैग पर, इस बटन पर मैं होवर करूँ तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करे। तो मैं लिख देता हूँ शो पॉपअप नाम का जो मैंने फंक्शन बनाया था वो कॉल हो गया। मैं लिख दिया शो पॉपअप। अब मैं रिलोड कर रहा हूँ। मैं इस बटन के ऊपर होवर किया और बस जैसे ही मैंने होवर किया और मेरे पास एक पॉपअप यानी अलर्ट शो हो गया। ठीक, ऑन माउस ओवर का काम ये है। फिर कुछ मैं कमेंट्स भी कर देता हूँ। एक्शन ओवर, ठीक है। तो ऑन माउस ओवर होवर पे वर्क कर रहा होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं होवर कर लूँ ना, मैं जब होवर करूँ, बटन को मैंने हाइड कर दिया, कि इस बटन पे मैं होवर करूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाए हे, और मैं जब माउस हटाऊँ ना कर्सर तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाए बाय। तो ये किस तरह होगा? ऑन माउस वाला मैंने रहने दिया। अब मैं आया, मैंने लिखा एक एट्रीब्यूट है ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एक अलर्ट शो कर दे बाय, ठीक है। ठीक है, अब ये ऑन माउस आउट का काम क्या है कि जब भी एक्शन यानी जब भी माउस का कर्सर इस बटन से हटाऊं ना तो मेरे पास बाय का बाय शो हो। इसी एक ही बटन पे ये करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इस बटन पर आया, मेरे पास लिखा हुआ है हे, ठीक है। अब मैं इस बटन से हटा रहा हूँ माउस तो मेरे पास लिखा हुआ है बाय। वापस होवर किया तो मेरे पास एक अलर्ट शो हो रहा है हे का। जैसे ही माउस का कर्सर हटाया तो लिखा हुआ आ रहा है बाय। सही, तो मैं यहाँ पे अलग से बटन पे करके दिखा देता हूँ जिस तरह पहले करके दिखाया था। मैं इस बटन पे होवर कर रहा हूँ, इस बटन पे होवर किया हुआ कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने माउस का कर्सर हटाया और मेरे पास लिखा हुआ आ गया बाय, ठीक है। तो यहाँ पे माउस के जो भी इवेंट्स थे वो खत्म हुए। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं कमेंट्स वगैरह आई गेस किसी को यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। यार एक सेकंड, आप वो दिखा देंगे फंक्शन का, जब आपने वो मतलब बटन पे वो किया था तो उसका फंक्शन कैसे बना? फंक्शन तो नॉर्मली मैंने फंक्शन इसको के नेम, आपने कॉल किया? ये वाला हाँ, इसको कॉल नहीं किया था जब आप वहाँ पे बटन की फंक्शनैलिटी वर्क कर? हाँ, इसको मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल करके दिखा दूँ, मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली फाइल के अंदर मैं कॉल कर दूंगा तो इसका काम क्या होगा कि जैसे ही मैं पेज पर आऊंगा ये डायरेक्टली मुझे ये वाला एक्शन परफॉर्म कर देगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि जब मैं बटन पर क्लिक करूँ ना तब ये वाला फंक्शन कॉल हो। तो मैंने बटन पर क्लिक किया तो ये वाला एक्शन परफॉर्म हुआ। तो वो वाला फंक्शन मैंने कॉल किया है ऑन क्लिक पर। ऑन क्लिक मीन्स यानी कब परफॉर्म होगा एक्शन, कि जब बटन पे मैं ऑन क्लिक करूंगा यानी क्लिक करूंगा। और मैंने फंक्शन को कॉल इस ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट पे किया, डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की फाइल में नहीं किया। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में डायरेक्टली करता तो जैसे ही पेज रेंडर होता, जावास्क्रिप्ट लोड होती तो वो उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर देता, जो कि मैं नहीं चाह रहा था ऐसा। इसके बाद सिर्फ दो से तीन मेन टॉपिक्स रह गए हैं, फॉर्म्स के, डॉम का और ब्राउजर कंट्रोल का। ठीक है, ये मेजरली 3 टॉपिक्स रह गए हैं। बाकी ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक हमने वैसे ही क्लियर कर लिया था। बाकी ये बीच पे कुछ छोटे से टॉपिक्स हैं जिसमें आपके नॉर्मल जो आप
फंक्शंस को यूज़ करोगे, आप टास्क करोगे। लेट्स सपोज आपने कोई टेक्स्ट लिखा तो उस टेक्स्ट को आप कैपिटलाइज करना चाह रहे हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, आप लोअर केस करना चाह रहे हो, आप कोई डेट वगैरह या आप रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहे हो, तो ये सारी फंक्शंस इन बेसिक टॉपिक्स में हैं, जिसके अंदर छोटे से टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट एक्सरसाइज में जा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अराउंड हर चैप्टर के अंदर 20 की अराउंड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप उन टॉपिक्स की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आया, पहले ही टॉपिक की एक्सरसाइज को दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करवा कर, ताकि आप अपने तौर पर जब खुद सीख रहे हो तो एक्सरसाइजेस पे प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है। ये प्रॉपर आपको गाइड कर रहा है कि आई विल गिव यू वन एक्सरसाइज एट अ टाइम, आफ्टर यू गिव योर आंसर फॉर ईच एक्सरसाइज आई विल गिव यू अनदर एक्सरसाइज व्हेन यू गेट वन रॉन्ग। यानी आप रॉन्ग हो जाएंगे तो क्या होगा, लेटर इन द सेशन आई विल सर्कल बैक टू दैट एक्सरसाइज टू गिव यू अनदर ट्राई, ठीक है। व्हाट इज द कीवर्ड दैट डिस्प्लेज अ मैसेज बॉक्स? मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है, अलर्ट का कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड पूछा तो कीवर्ड लिख दिया। अगर वो कहता फंक्शन तो हम राउंड ब्रैकेट भी लगाते। मैंने चेक योर आंसर पे क्लिक किया, मेरे पास लिखा हुआ गया करेक्ट, और इसी तरह वो आगे तक लेकर चले जाएगा। टाइप द कैरेक्टर दैट एंड्स एवरी स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के एंड में जावास्क्रिप्ट में हम क्या लगाते हैं, हम सेमीकोलन लगाते हैं टू एंड दी स्टेटमेंट। बिल्कुल करेक्ट हो गई। इसी तरह आप सारी, फिर वो आपको कुछ मिसिंग बता रहे हैं कि टाइप दी टू कैरेक्टर्स दैट आर मिसिंग। तो इसी तरह हर चैप्टर्स के अंदर बिल्कुल इसी तरह की एक्सरसाइजेज हैं। तकरीबन हर चैप्टर की 20 एक्सरसाइजेज होंगी। बाकी अभी 3 टॉपिक्स रह गए हैं, तो जो कि मैं नहीं चाह रहा, काफ़ी ज़्यादा अब तक पढ़ा चुका हूँ, तो ओवरलोड ना हो जाए, ज़्यादा सर के ऊपर से ही ना निकल जाए। मेन टॉपिक्स हैं जो कि डॉम वगैरह के रिलेटेड है। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड करने की तरफ जाते हैं, ठीक है। आज का जो भी लेक्चर था उसका सारा कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा, DSC। मैं यहाँ पे एक बार लिंक भी दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। DSC बूट कैंप, और मैं यहाँ पे आपको चैट पे लिंक भी दे दिए कि भाई इस गिटहब के अकाउंट पे आपको सेशन 6 का जितना भी काम है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग अपने तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बुक वगैरह मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है। आई होप कि कोई मसला ना हो। तो हमजा भाई, ओवर टू यू। अच्छा भाई, तो हमजा भाई भी नहीं है, तो यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन।